कैसे हैं सर? मैं हॉट। हमें हंसने का हंसाने का बड़ा शौक। कविता का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? किस प्रकार के गाने आपको पसंद है? मुझे भोजपुरी गाने बहुत पसंद है। छलकत हमरी जवनिया ए राजा, ऐसे गाने मुझे बहुत पसंद है। भैया आज की तारीख में आप स्कूल में पढ़ना शुरू करोगे तो 15 साल से पहले 10th कर ही नहीं सकते। किसी का सपना है विकसित भारत, मेरा एक ही सपना है हंसता खिलखिलाता भारत। क्या बात है। नाम तो आपका शंभू चौधरी होता है। हाँ, तो शिखर कब लगा और क्यों लगा? मैंने अपना नाम शंभू चौधरी से शंभू शिखर इसलिए किया कि मंच के लोग मुझे इससे जज ना कर सकें कि मैं किस कास्ट का हूँ। अगर आपके रहने से इस समाज में हंसी नहीं, खुशी नहीं, व्यवस्था नहीं है, तो फिर आप इस समाज में कोई योगदान नहीं दे रहे। 23 कंट्रीज में जाने के बाद मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान से बेहतर, भारत से बेहतर कुछ है ही नहीं। शंभू शिखर जी एक शो का कितना चार्ज करते हैं? आपका काम कितना परफेक्ट है इस बात पर मूल्य आपका निर्धारित होता है। जिसकी ये दुनिया है उसकी खातिर भी कुछ छोड़ा कर अक्सर बात बिगड़ जाती है ज्यादा बात बनाने से। कुमार विश्वास जी की क्या भूमिका रही है? आपका कौन पसंदीदा है? मेरा पसंदीदा आप। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा चेहरा लेकर के आए हैं जो जीवन की हर एक सिचुएशन को हंसी में ढालने का हुनर रखते हैं। दोस्तों इनकी टाइमिंग इतनी कमाल है कि कभी कभी घड़ी भी पीछे रह जाती है और जीवन भर के विलापों से जो लोग जूझ रहे होते हैं, भागा दौड़ी भरे जीवन में जो लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, उनके चेहरे पर हंसी सजाने का एक कार्य करते हैं। ये अपने चुटकुलों से, अपने हास्य से, अपने जोक से, अपनी कविताओं से जाने जाते हैं। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के ये धनी हैं और सीधा सीधा हम स्वागत करते हैं शंभू शिखर जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर? मैं हॉट। हॉट तो सर मौसम ही बहुत हो रहा है आजकल। तो जी मैं ऐसे ही शुरू से बचपन से हॉट हूँ। बिहार से लेकर दिल्ली तक का जो सफर था आपका, दरअसल जीवन आनंद में है। हम सबके भीतर में विधाता ने हंसी भी दी है और गम भी दिया है। दरअसल हम लोग हंसना भूल गए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं बड़े मजे में जी बिहार से ट्रेन की टिकट कराई आगे। अब मैं इसको कहूँ कि बड़ा मैं संघर्ष करता हुआ, सीट नहीं थी, 2 लोगों से कहा यार इधर हो, फिर वो बेचारे उधर हुए तो उधर जो था वो तीसरा वाला डिब्बे से बाहर चला गया। ऐसा नहीं, कुछ नहीं था। टिकट कटाई, आराम से रिजर्वेशन में सीट पे बैठा, दिल्ली आ गया। बहुत सिंपल था। ऐसे ही फिर मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। स्कूल में गया तब ऐसी एडमिशन हो जाते थे। आजकल की तरह नहीं, जैसे माँ बाप का पहले इंटरव्यू होता है, हाँ। बच्चे का एडमिशन बाद में होता है। माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी माँ बाप हो, बच्चे का एडमिशन हो जाता था। तो अपन गए, एडमिशन हो गया, बाद में वो पढ़ाने लगे, हम पढ़ने लगे। लेकिन हमें हंसने का हंसाने का बड़ा शौक था और बहुत अच्छा लगता था। हाँ, शुरू से ही हर बच्चों को लगता है। आप देखिएगा जो खासकर 7th 8th के बच्चे होते हैं ना, हाँ। 10th तक के, 10th के बच्चों को तो खैर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, लेकिन 7th 8th 9th तक के जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़े मजे में रहते हैं। हाँ। उनको लगता है कि उनका जो क्लासरूम है ना वो दुनिया है और उसमें वो सब हंसी मौज मस्ती मजाक सब करते रहते हैं। क्योंकि देखो उस टाइम तक उनको दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं होता, उनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता। उनको बस अपने दोस्त, अपनी बातें, अपनी गॉसिपिंग और अपनी टीचर, इनके साथ हंसी मजाक, उन्हीं के साथ में रोना धोना, वो सब चलता रहता है। तो अपना भी ऐसे ही चलता रहा। बाद में जब मैं 11th क्लास में आया तो मैंने कुछ कविताएं लिखनी शुरू कर दी और धीरे धीरे मुझे टीचर वगैरह सब थोड़ा, कभी प्रेयर में जो असेंबली होती है, सुबह की असेंबली में, फिर कभी जो हमारा हाउस होता था उसमें कभी कविता वगैरह सुनाने के लिए बोलते थे। बस धीरे धीरे। तो कविता का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? कब से कविता लिखा? ऐसे ही पता ही याद ही नहीं है ढंग से। मतलब हमारे स्कूल में कवि सम्मेलन हुआ था। हमारे स्कूल में कवि सम्मेलन हुआ था तो कई सारे कवि आए हुए थे उसमें। उनको जब सुना तो खुद में लिखने लग गया था। यहीं से शुरू हो गया। तो स्कूल से ही शुरू हो गए थे? हाँ, स्कूल से शुरू हो गया। तो पहली जो कविता आपने पढ़ी थी वो स्कूल में ही पढ़ी थी? हाँ, स्कूल में ही पढ़ी। तो वो स्वरचित थी या फिर? हाँ, स्वरचित थी। वाह। इतना तो पता चल गया था कि भाई जो कविता पाठ होता है वो दूसरों का, स्वरचित पाठ होता है वो अपनों का। हाँ। तो कई जगह कविता पाठ प्रतियोगिताएं होती थी तो हम दिनकर जी की कविता याद करके जाते थे। हाँ। है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता याद करके जाते थे। उसमें हम जैसा जैसा परफॉर्म करते थे तो वैसा हम जीतते थे या पोजीशन जो भी आती थी। हाँ।
फिर बाद में हम अपनी कविता लिखने लग गए, तो अपनी कविताओं में ज़्यादा मज़ा था, हाँ क्योंकि उसमें कहीं पे भी ख़त्म कर दो कुछ भूल भी गए तो किसी को पता नहीं इतना समझदार तो मैं बचपन में था। तो हास्य रस तभी चुन लिया था या ये हाँ। भी बाद में इसका चयन हुआ? रोना धोना मुझे अच्छा ही नहीं लगता मुझे रोने वाले गाने अच्छे नहीं लगते। तो आप, अच्छा आपने गानों की बात की, तो किस प्रकार के गाने आपको पसंद है? मुझे भोजपुरी गाने बहुत पसंद है। छलकत हमरी जवनिया ए राजा, ऐसे गाने मुझे बहुत पसंद है। क्या मतलब, लगाई दिया चलिया के हुक राजा जी, क्या गाना है यार। वाह। मतलब क्या श्रृंगार है। आप रोमांटिज्म सोचो, क्या कमाल है। नायिका अपने नायक से कह रही है, राजा जी वही है ना। हाँ। ऐसा तो नहीं पड़ोसी से कह रही है। भाई पड़ोसी से कह रही हो तो हाँ, भी बिल्कुल। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जी। कि यार ये तो गलत बात है, चरित्रहीन है। वो अपने नायक से कह रही है, पति से कह रही है, अपने बलम से, साजन से कह रही है, लगाई दी हाँ चलिया के हुक राजा जी। हाँ। क्या प्यार उमड़ता होगा। आहा, ऐसी एगो चुम्मा ले ला राजा जी, बन जाई जतरा। क्या बढ़िया। मतलब नायिका कह रही है कि तुम्हें क्या जरूरत है ये पंडित से कहीं जाने के लिए, तुम जो ये पतरा निकालते हो जिसमें तुम तिथि, दिनांक, समय, काल, दशा, किधर जाना किधर नहीं जाना। क्या मतलब शुभ मुहूर्त का जो शुभ मुहूर्त क्या मतलब है। मेरे पास आओ, मैं एक पप्पी दूंगी, तुम्हारी सारी मुहूर्त शुभ हो जाएगी। ये प्यार है। ये गाने हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इस प्रकार के आपको गाने अच्छे इसी प्रकार के। तो आपको भी कभी प्रेम वगैरह, क्योंकि आप दिल्ली आए तो कभी दिल्ली मुझे हरदम होता रहता है। दिल्ली कभी से आकर क्या मतलब? अच्छा, ऐसे हरदम देखो, हरदम होने का मतलब, हरदम होने का क्या मतलब? अब तो आप शादीशुदा भी हैं। तो उससे क्या है, आप पत्नी से प्यार करो, ये क्या मतलब? शादी से पहले दूसरों की पत्नी से करो जो तब नहीं थी। इसमें क्या है यार, ये तो नॉर्मल सी चीज है। इसमें कोई, अगर मान लो विवाह से पहले, विवाह के बाद, दो चीज है। हाँ। आप अगर कमिटेड हैं, विवाह के बाद बहुत अच्छी बात है। आप विवाह से पहले किससे कमिटेड हो गए, तो ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ऐसे मैं आपको बताऊं, ये एक संक्रमण होता है जो सबके भीतर फैल जाता है। किसी के अंदर में वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है तो आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, बस इतना है। लेकिन आज के दौर का क्या मतलब, ये जुड़ने का क्या मतलब, इसका मीनिंग ही बदल गया है पूरा। नहीं, मॉडर्न रिलेशनशिप, कभी भी नहीं बदला। ऐसा हमेशा से ही रहा है। हर तरह के लोग समाज में हमेशा से रहे हैं। जो हमारे, आप पुरानों में जाइए तो उस टाइम पे भी अपहरण होते थे। अर्जुन ने कितनी महिलाओं का अपहरण करके शादियां की, है ना। कितने राजा थे जो स्त्री को हर लाते थे, शादी कर लेते थे। तो ये सब चीजें पहले भी होती रहती थी, कोई नई चीज नहीं है। और लड़कियां आज की थोड़ी बिगड़ी हुई है। बस शूर्पणखा खुद ही राम जी के पास पहुंच गई। बिल्कुल, जब वो वन में थे, है ना, कि जी मुझसे शादी करो, मेरा तो दिल आ गया तुम पर। बिल्कुल। तो आजकल की जो फेमिनिज्म की बात करते हैं, उसका तो आज वाले फेमिनिज्म की शुरुआत तो उसी टाइम पे हो चुकी थी। काहे को वक्त को, समय को दोष देते हो भाई। अच्छा ठीक है, ये पसंद करने वाली ना करने वाली बात तो एक अलग हो गई, लेकिन पसंद करने के बाद वो जो प्रेम टुकड़ों में पड़ा हुआ मिलता है, कभी खेतों में, कभी फ्रिज में, कभी ड्राम में, कभी कहीं, वो हवस होती उस पर है। क्या? वो हवस होती है, वो शॉर्ट टर्म एक हवस होती है। और उस शॉर्ट टर्म हवस में आदमी जो है ना, देखो क्या है, जो एक कहावत आपने सुनी होगी, प्यार अंधा बना देता है। लेकिन वो प्यार अंधा कब बनाता है? जब वो प्यार नहीं, हवस रहता है। आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई ना, इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि वो खत्म कहाँ होगी। अगर आपकी यात्रा किसी के जिस्म से शुरू हुई है तो जिस्म पे जाके खत्म जी। अगर किसी के मन से शुरू हुई है तो मन पे जाके खत्म। ये यात्रा तभी आगे बढ़ती है जब किसी के आत्मा से शुरू होती है, क्योंकि उसकी यात्रा अनंत है। तो वो अनंत की यात्रा अगर आपको करनी हो तो आपको आत्मा से जुड़ना होगा। ये शारीरिक लेवल पर आप किसी के टुकड़े मिलते हैं, किसी के मतलब मर्डर हो जाते हैं, कोई ड्रम में, है ना, वो नीले ड्रम में, हाँ, सीमेंट से पैक मिल रहा। हाँ, और अभी वो राजा वाला केस, हाँ, इससे प्यार का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। ये सब इंसान की अपनी फितूर हैं दिमाग के, ये उसके अपने हवस हैं, ये उसका अपना जो भीतर इतने सारे इम्प्रेशंस, उसके अंदर जो संस्कार बन के उबाल मार रहा है। किसी का अंदर में ज्यादा आत्मशक्ति होती है, उसको दबा लेता है। किसी के अंदर में कम होती है, दबा नहीं पाता है। यही चीज है।
अच्छा, शंभू शिखर जी को सब एक तरीके से हास्य कवि के रूप में जानते हैं, हाँ, एक इंटरनेशनल कॉमेडियन के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं शंभू शिखर जी से ही पूछना चाहूंगा, शंभू शिखर जी खुद को कैसे देखते हैं? बिल्कुल जैसे लोग देखते हैं। कॉमेडियन, और क्या। खुद को भी ऐसे ही हंसाते रहते हैं? अरे पूछो मत, वो गाना सुने हो, शीला शीला की जवानी है ना, इसमें क्या आगे क्या कहती हो, हौले हौले से खुद को गले लगाऊं। तो बस अपने आप को ही मैं कॉमेडियन मानते रहो, खुद को ही तारीफ करते रहो, आईने के आगे कोई और तो करेगा नहीं। अरे यार क्या बात कहती है। मैं तो बता रहा हूँ, एक फोटोग्राफर मिला मुझे, बोला जी आपका एक छायाचित्र लेना है। हाँ। तो मैंने कहा भैया छाया छाया ही आएगा, चित्र नहीं आ पाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा सर, ये टीवी सीरियल, टीवी शोज की कब शुरुआत हुई जीवन, मतलब? बहुत पहले हो गई थी, कॉलेज टाइम पे हो गई थी, सेकंड ईयर में था तब। वाह वाह क्या बात है, अशोक चक्रधर जी हाँ। लाए थे, उस शैलेश लोढ़ा जी से पहले। तो अशोक चक्रधर जी लाए थे, तो उन्होंने बाल कवियों का एक कार्यक्रम करवाया था। तो उसमें मैं सबसे पहली बार टीवी में आया था। तो मेरे साथ में 2 कवि और थे, तो वो दोनों आजकल कहाँ हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि कुछ दिन तक तो वो रहे, फिर उसके बाद वो गायब हो गए। तो सबसे पहले मैं 2006 में, 6 भी नहीं 5 में, 2005 भी नहीं, मेरे को और याद करने दो, 4 में, यस 4 और 5 के बीच में मैं सबसे पहले टीवी पर आया था। वाह। सब टीवी का प्रोग्राम वाह वाह क्या बात है। तब कितनी उम्र रही होगी आपकी? यही कोई 200-300 साल। आपकी कितनी उम्र रही होगी? मैं वही तो बता रहा हूँ, 200-300 साल। 22-23 साल के होंगे आप। नहीं, मैं तो 100 साल का अनुभव भी लिए घूमता हूँ ना। ऐसा उम्र क्या होती है यार। फिर भी सर ये होता है अरे ना कि भाई इतनी देखो, उम्र में इतनी जर्नी तय की, और ये खुद मैं को फिर भी एक बता रहा तरीके हूँ, से अगर इन सब चीज, ये सारे अटकाव हैं, ये सारे जो है ना अटकाव हैं कि जी इतनी उम्र में ये जर्नी तय कर ली, इतनी उम्र में ये जर्नी तय। भैया आज की तारीख में आप स्कूल में पढ़ना शुरू करोगे तो 15 साल से पहले 10th कर ही नहीं सकते। 5 साल के होगे तो फर्स्ट में आओगे, 10th तक आते आते 15 साल के हो जाओगे। अब आप कहोगे कि यार इतनी सी उम्र में तुमने 10th कर ली। ये सारी चीजें अटकाव है। आपको मौका मिला आपने कर लिया, मुझे मौका मिला मैंने नहीं किया। जिसको मौका मिला फिर उसके बारे में कहेंगे कि यार इसने तो अच्छा कर लिया, इतनी सी उम्र में ये पा लिया। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी, योर लक, योर हार्ड वर्क। एंड सबसे ज्यादा चीज कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ करने से नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में खुद हिरन नहीं जाता, उसको भी शिकार करना पड़ता है। तो इसलिए किस उम्र में क्या पाया ये डिपेंड नहीं है। डिपेंड ये है कि आपने जो पाया उससे समाज का क्या भला हो रहा है, आपका अपना क्या भला हो रहा है, आपके परिवार के लोग आपसे किस तरह से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आप इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई देश के लिए मैं हंसा रहा हूँ। किसी का सपना है विश्वगुरु भारत, बिल्कुल, किसी का सपना आत्मनिर्भर भारत, किसी का सपना है विकसित भारत। मेरा एक ही सपना है, हंसता खिलखिलाता भारत। क्या बात है, बड़ी बात है और ज़रूरी भी है। अरे ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो मैं ऐसी कर देता हूँ, बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि शिखर भी आपका नाम है ना सर, शंभू और इसलिए शिखर। जानबूझकर पहले नाम रख लिया मैंने कि आगे दिक्कत ना है। तो नाम कब रखा आपने ये, और क्यों रखा? नाम तो आपका शंभू चौधरी होता है। हाँ, तो शिखर कब लगा और क्यों लगा? वो शंभू के नाम से लड़कियां नहीं पटती थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने शिखर रख लिया, उनको मैं शिखर बताता था। फिर ये मंत्र कितना कारगर रहा? अरे बहुत बहुत कारगर रहा, अभी तक है। अच्छा, अभी भी कारगर है? हाँ, बहुत कारगर है। वो चौधरी जुड़ते लोगों को लगता बदमाश टाइप का होगा। हाँ, इसमें लगता थोड़ा चलो कुछ होगा बंदा। तो जाट समाज से ही आप आते हैं मतलब? ना 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 ना, समाज देखो, जाट समाज से नहीं आता। एक तो पहली बात ये कि मैं इस प्रश्न के बड़ा ही खिलाफ रहता हूँ। ये नाम दरअसल शंभू शिखर मैंने रखा जातिवाद के विरोध में ही था। अच्छा। हाँ, कि मैं किस कास्ट से आता हूँ, किस जात से आता हूँ, मैं जाट से हूँ या मैं ब्राह्मण से हूँ या मैं क्षत्रिय से हूँ या मैं शूद्र से हूँ, किससे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं जब माइक पर हूँ, मैं जब हंसाता हूँ तो मैं सभी को हंसाता हूँ। सही बात है।
जब ये हवा किसी के साथ भेद नहीं करती, जब ये पानी किसी के साथ भेद नहीं करता, जब सूर्य अपनी किरणें देते हुए किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो ये तो मैंने जो पहले बात कही थी वो तो हंसी की बात थी। मैंने अपना नाम शंभू चौधरी से शंभू शिखर इसलिए किया कि मंच के लोग मुझे इससे जज ना कर सकें कि मैं किस कास्ट का हूँ, किस जाति का हूँ, मेरा गोत्र क्या है। मेरा जाति एक ही है कि मैं लोगों के चेहरे पर हंसी बांटता हूँ। क्या बात है, बड़ी बात है। अरे मैं और बड़ी बड़ी करूंगा, पॉडकास्ट शुरू हुआ है। अच्छा, तो सर जैसी जर्नी शुरू हुई, मैंने भी थोड़ा बहुत आपके बारे में अध्ययन किया, कुछ चीज़ें देखी इधर उधर से। सुनते तो आपको काफ़ी पहले से हैं, जर्नलिज्म क्या है हमने भी आपको सुनने चले जाते थे। लपेटे में नेताजी, आपने बहुत नेताओं को लपेटे में लिया है। हाँ यार, कभी ऐसा हुआ है कि किसी कार्यक्रम के बाद किसी नेता ने ही आपको लपेट लिया हो? कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ये देखिए क्या है ना कि नेता होना आसान नहीं है। बहुत मेहनत है, बहुत सहनशीलता है, बहुत कर्मठता है। नेता होना बहुत मुश्किल है। आप सोचिए कि आप एक गांव के प्रधान हैं और आपके घर में गांव के किसी व्यक्ति ने आपके गांव में दूसरे घर में चोरी कर ली, पुलिस आ गई, तो जिसके घर चोरी हुई है ना वो आपके पास आएगा कि प्रधान जी हमारे घर में चोरी हो गई, फलाने आदमी ने चोरी कर ली, आप पुलिस से कह के इसको सजा दिलवाओ। और जिसने चोरी की है ना उसके घर वाले भी आपके पास आएंगे कि जी हमारे बच्चे ने गलती कर दी, आप बचाओ। ये हकीकत है। इन दोनों में बीच का रास्ता निकालना नेता का बहुत बड़ा गुण होता है। वो सब चीज़ों को देखता है, समझता है, फिर उस हिसाब से वो सबको संतुष्ट करना किसी के बस का नहीं, नेता के अलावा। तो नेता जो लोग सुनते हैं, हमारे व्यंग को सुनते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे तंज को, हमारी कविताओं को बिल्कुल सुनते हैं, तो ये उनका वर्कशॉप है एक, कि भैया यहाँ पे वो आकर के हमारे तंज को सह लेते हैं। तो बाहर के लोग और नेता लोग सह लेते हैं, इसलिए हम लोग कुछ कुछ कह लेते हैं। हाँ, क्योंकि व्यंग की, मजाक मस्ती की जो शुरुआत होती है किसी कवि की, तो वो नेताओं से ही शुरू होती है या फिर अपनी बीवी से शुरू होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी तो किसी की भी बीवी आनंद में रहना चाहिए। हाँ। एक बात समझ लो, जीवन का सबसे बड़ा सार जी, अगर आपके रहने से इस समाज में हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो फिर आप इस समाज में कोई योगदान नहीं दे रहे। एक उम्र तक ये सब बातें लगता था कि बस ऐसे ही है, लेकिन ये बात मुझे लगता है कि अभी मुझे लाखों लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा चरित्र कैसा होना चाहिए? सबको पता है कि भाई ये कैप्शन डालेंगे, महिलाओं के साथ फोटो डालेंगे, कवित्रियों के साथ फोटो डालेंगे, एक्ट्रेस के साथ फोटो डालेंगे, अपना कुछ मजाक उड़ाएंगे, उसका कुछ बोलेंगे अच्छा सा जो भी है। लेकिन जब वो मुझसे मिलेंगे, जब मैं उनके परिवार में बैठूंगा, जब वो मेरे घर आएंगे, मेरे परिवार में बैठेंगे, तो मेरे साथ रहते हुए दुनिया के किसी भी व्यक्ति को असहजता महसूस नहीं हो सकती। उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये उसका किरदार है जो मंचों पर है, हंसाने के लिए, पत्नी पे चुटकुले, महिलाओं पे चुटकुले, नेताओं पे चुटकुले, पुलिस पे चुटकुले, अपने आप पे चुटकुले, लेकिन मंच के नीचे आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और इस देश ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, भौंकने की नहीं दी है। तो हमें जो है भौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भौंकता है फिर वो काटने भी लगता है। बिल्कुल। तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं जो आप आज के दौर में मॉडर्न कॉमेडी का तो आप देख रहे हैं स्तर क्या है, उन कॉमेडियंस के विषय में आप क्या उनका एक देखिए सेट ऑडियंस है, उनका एक सेट ऑडियंस है और सेट माइंड सेट है। दोनों चीज़ें, मतलब उनकी ऑडियंस हमारे से बहुत ज़्यादा राब्ता नहीं रखती, वो हमसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं होते, हमारी ऑडियंस उनसे नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। उनके पास मैक्सिमम 1000, 2000, 1500 तक की भीड़। बहुत बड़ा कॉमेडियन, बहुत बड़ा मेगा शो है तो 3000, 4000 लोग मैक्सिमम है। हमारे तो मिनिमम छोटे से छोटे कवि सम्मेलन की शुरुआत ही 10,000 लोगों से होती है। बिल्कुल। 5000 लोगों से होती है, मिनिमम 5000 लोग तो सुनने आ जाते हैं। किसी गांव कस्बे में चले जाइए,
तो मुझे लगता है कि पूरा गाँव 20-25 हजार इकट्ठा हो लोग जो है कवि सम्मेलन सुनने पूरा आते गांव इकट्ठा हो जाता है, आसपास का क्षेत्र पूरा इकट्ठा है हो ना? जाता है। बिल्कुल। तो ये कॉमेडियन के साथ में नहीं है, लेकिन उनकी एक ऑडियंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनको मैं कोई सलाह दूं, कोई ज्ञान दूं, तो वो सब जो है ना मुझसे ज्यादा समझदार हैं और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें कई लोग, आप उड़ाइए नेताओं का मजाक उड़ाइए, आप पार्टी का मजाक उड़ाइए, और लेकिन बस मैं इतना भर कहूंगा कि भाई आप अपनी देश का, देश की गरिमा का, देश के कल्चर का, इसका मजाक मत उड़ाइए। क्योंकि आप 4 विदेश यात्रा करके आए, आपने वहाँ पे देख लिया कि थोड़ी साफ सफाई है, थोड़े लोग मॉडर्न कपड़े पहन के रह रहे हैं, बार में चिल कर रहे हैं। यहाँ पे आकर के आपको सड़कों पे भीड़ भाड़ दिखती है, शाम को आपको बहुत सारे मजदूर मजदूरी करके निकलते हुए जाते हैं, साइकिल पे, रिक्शा पे, सब दिखते हैं, बाजारों में चहल पहल दिखता है, तो आप तुरंत कंपेयर करने लग जाते हैं बिल्कुल कि उनका देश ऐसा। मैं 23 देशों में गया हूँ, 23 कंट्रीज में जाने के बाद मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान से बेहतर, भारत से बेहतर कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। और जो लोग वहाँ पे हैं ना, मैं अभी अमेरिका 2 महीने के लिए, पिछले साल अमेरिका था 2 महीने के लिए, अभी मैं यूरोप जा रहा हूँ, 1 महीना वहाँ रहूँगा, गल्फ कंट्री सारी घूम आया, इधर उधर भी पता नहीं कहाँ कहाँ। जब मैं अमेरिका गया तो पूरा अमेरिका एक जैसा है। अब उन लोगों का अपना एक कल्चर है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। वो अपने कल्चर में रहते हैं, भैया मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, सैटरडे संडे अपना एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं, वो उनका एक अपना कल्चर है। लेकिन आप एक चीज देखिए ना, 6 बजे अगर आप किसी अमेरिकन आदमी को टाइम देंगे कि हम 6 बजे मिलेंगे, तो 6 बजने में 5 मिनट पहले वो आपको खड़ा मिलेगा। टाइम की वैल्यू है, तगड़ी वैल्यू है। हमारे यहाँ क्या है, आप किसी को बोलो यार 6 बजे मिलना, तो 6 बजे तो वो घर से निकलेगा, 6:30 बजे आपको मिलेगा। हो सकता है ना भी मिले, लेकिन इसका अपना मजा है, क्योंकि आप भी ऐसी हैं। तो साला इतना, इस दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना, ये घड़ी और कैलेंडर के आविष्कार ने किया। यार आ जाएंगे कभी भी जब आना होगा। अब क्या है, अभी देखो आपका पॉडकास्ट चल रहा है, आपका भी ध्यान, मेरा भी ध्यान इस बात पे कि यार इसको कैसे 15-20 मिनट में अब समेटे, क्योंकि हमें भी निकलना है। तो ये चीज बहुत गलत है। तो मतलब क्या है, आपने बीच बीच में याद दिलाने की कोशिश की है हाँ, यही मैं याद दिला रहा हूँ कि भैया जल्दी से जल्दी उत्तरार्ध पर जाओ। अच्छा, तो एक छोटा सवाल सर, मेरे काफी टाइम से मन में था और ये मैंने तमाम कमेंट सेक्शन में भी आपके पढ़ा। शंभू शिखर जी एक शो का कितना चार्ज करते हैं? आपकी हंसी। बस यही चार्ज है। फिर भी अगर देखा जाए कि 500 से कमाना शुरू किया था, तो नहीं करते, 500 से कमाना शुरू किया था, नहीं उससे भी कम से शुरू किया था। खैर वो तो अलग विषय है। लेकिन यार देखो क्या है कि, क्या बताऊं मैं तुम्हें, इसमें कितनी शून्य लग जाती है? पीछे 5 शून्य तो लग जाते हैं। वाह, आगे कुछ भी हो सकता है। एक कार्यक्रम का एक प्रोग्राम का। क्या बात है। तो इससे कोई बात नहीं, चलता रहता है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। आप अपने काम को अगर अच्छे से झाड़ू लगाना भी जानते हैं ना, तो आपको उसके भी बहुत पैसे मिल जाएंगे। आपको अगर परफेक्टनेस के साथ में आप पोछा भी लगा लेते हैं, तो हो सकता है कि आप पोछा लगाने वाले को सुपरवाइजर बन जाए। आप अगर अच्छे से एंकरिंग कर लेते, तो हो सकता है आप दुनिया के सबसे अच्छे एंकर बन जाए। आपका काम कितना परफेक्ट है, इस बात पर मूल्य आपका निर्धारित होता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने काम को अच्छे से करूं, बस। अच्छा, आपने अभी समय की बात की थी। आज के दौर में कीमत किस चीज़ की है? समय की है, इंसान की है, काम की है? किसी चीज़ की कीमत नहीं है, जो बिक जाए वही कीमती है। हाँ, अरे आज का दौर ऐसी है, जो बिक जाए वही। झूठ बिक जाए, झूठ बेच लो, कविता बिक जाए, कविता बेच लो, नग्नता बिक जाए, नग्नता बेच लो, सब बिक ही रहा है ना। सब बिक ही रहा है। खेल बिक रहे हैं, खिलाड़ी बिक रहे हैं, बताओ। हाँ, है ना, सब बिक रहे हैं, बाबा बिक रहे हैं। बाबा बिक रहे हैं। हाँ, बाबाओं के रूप में ढोंगी भी बिक रहे हैं। तो वो तो देखो क्या है ना कि आटे के साथ घुन पिसता है। तो इसलिए ये सब चीजें एक बात समझो,
मैं आपको भी, मेरे सभी चाहने वालों को भी, सब पॉडकास्ट देखने वालों को भी एक बात कहता हूं, विधाता ने ये दुनिया बनाई, अब आप इसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करो। उदय प्रताप जी का एक बहुत बढ़िया शेर है जो मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रखा हुआ है काफी समय से, मुझे बड़ा फायदा हुआ, आप लोग भी करिए। जिसकी ये दुनिया है उसकी खातिर भी कुछ छोड़ा कर, अक्सर बात बिगड़ जाती है ज्यादा बात बनाने से। क्या बात है। विधाता बनने की कोशिश ना करो भैया, विधाता को ये दुनिया चलाने दो। आप तो बस इतना करो कि उससे उसके काम में अड़ंगा मत अड़ाओ। हाँ, बस जैसा उसने दिया है हाँ, उसको स्वीकारो, उसको स्वीकारो, और उसके आगे अनुसार बढ़ो, चलो। अपना करते रहो। बिल्कुल। अब दूसरों को क्या मिल रहा है, दूसरे क्या जा रहे हैं, दुनिया कैसी जा रही है, ये कैसा हो रहा है, वो इस सब चीजों में आप अपनी ऊर्जा के ह्रास के अलावा कुछ नहीं करते। अच्छा सर, आपने योगी जी पर तो एक मुक्तक लिखा भी था। बहुत तरह लिखे थे। हाँ, लेकिन किसी और अन्य नेता पर, जैसे राहुल गांधी जी हो गए, राहुल जी पर लिखा, मोदी जी पर लिखा, लालू जी पर लिखा, नीतीश जी पर लिखा, सब पर लिखा। एक हो जाए सर, राहुल जी के लिए हो जाए। अरे भाई एक हो जाए। एक तो देखो इसमें क्या है, बहुत ही मजेदार सा है। वो राहुल जी पर ऐसा है कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। आधार से, अब देखो कितना सीधा सा हास्य है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। यहीं से उन लोगों को सीखना चाहिए मुझे लगता है, अगर वो कॉमेडी में आ भी रहा है तो इन चक्करों में पड़ता ही नहीं। हाँ, अपना काम करता हूं। और एक चीज और, जीवन में किसी से ना छल पूर्वक और बल पूर्वक कुछ नहीं लेना चाहिए। अगर आपको जीवन बेहतरीन जीना है तो उसका सबसे आसान मंत्र है कि आप जीवन में किसी से भी छल पूर्वक और बल पूर्वक कुछ भी पाने की चेष्टा न करें। पा भी लोगे तो उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, उसका आनंद नहीं ले पाओगे। जो मिल रहा है ना अपने पराक्रम से मिल रहा है, छल से किसी से कुछ लेने की कोशिश ही नहीं की, और ना बल से। ये दोनों चीजें जो है फिर आपके भीतर की जो तारतम्यता है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। कुमार विश्वास जी की क्या भूमिका रही है जीवन में? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, शानदार व्यक्ति हैं। और शानदार व्यक्ति नहीं, मुझे दुबई, पहली बार दुबई तो मैं एक बार गया था, लेकिन जिस प्रोग्राम से मैं पूरी दुनिया में वायरल हुआ उसमें ले जाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं अभी भी डॉक्टर कुमार विश्वास जी का। 2017 का अंदाज़े बयां का मंच, और उस पर जब मैं गया वहाँ पे मैंने पहली बार शेख राशिद ऑडिटोरियम में चीनी को जमा करके गन्ना बना दूं कविता सुनाई। बहुत वायरल कविता, बहुत वायरल हुई। मतलब चंद ऐसी वीडियो जिसने सब मिला जुला करके 100 मिलियन से ज्यादा व्यू लाए। उसमें से एक वो रही। रातों रात मैं अगले दिन जब दुबई के समंदर में घूम रहा था तो जो लोग वहाँ पे कवि सम्मेलन सुनने आए थे तो वो लोग में से कई लोग पीछे से वो कविता गाते हुए आ रहे थे, चीनी को जमा करके गन्ना बना दो। तो ये जो है ना, उसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा डॉक्टर साहब से जब भी कभी बात होती है तो वो परिवार की बातें करते हैं। वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि घर में सब कैसे हैं, कोई आवश्यकता तो नहीं है, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम। तो और उनको मुझ पे बड़ा गर्व भी होता है। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर कुमार विश्वास जी को मुझ पर बहुत गर्व होता है। और वो बाकी कवियों से कहते भी हैं कि भाई देखो, शंभू शिखर ने अपना एक मुकाम बना लिया है, तुम लोग भी इससे कुछ सीखो। तो मुझ पर उनकी बड़ी कृपा है, बड़ा स्नेह है, और बहुत ही ज़्यादा वो मुझ पर विश्वास भी रखते हैं, और उनके साथ तो कार्यक्रम अक्सर होते ही रहते हैं। अच्छा, कुमार विश्वास जी के तो आप पसंदीदा को मतलब हो गए, उनके मतलब टीम मेंबर मान लो या फिर एक परिवार का सदस्य जो अच्छा करता है वो सब उनका टीम मेंबर है। आपका कौन पसंदीदा है? अरे सब है मेरे पसंदीदा। आप जिसके साथ रहो उसे पसंद करो। क्या बात है। हाँ, बस ऐसे सब पसंद है मेरे। किसी से कोई मेरा बैरी नहीं है, किसी से भी नहीं। किसी से ये जरूर हो सकता है कि उससे ज़्यादा बातचीत होती है, मिलना जुलना होता है, तो चलो थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई, थोड़ा ज़्यादा मिलने लग गए। पहले कम मिलते थे तो उन लोगों से कभी कभी राब्ता होता है,
तो इसलिए मेरा कोई ऐसा पसंदीदा कोई एक किरदार दो किरदार है ही नहीं। ईश्वर ने जिसको बनाया है ना वही मुझे पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। आप बातों बातों में दिल जीत जा रहे हैं सर, बार बार हर बार। मैं बता रहा हूँ ना, अभी तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करने के तो पैसे लेते हैं। सही, बातों के ही खाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर देश विदेश की यात्राएं चलती रहती हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कभी थकान महसूस नहीं होती? ये जितना भटकाव है ना ये सब बाहर है, भीतर बहुत ठहराव है। तो ये लगता ही नहीं कहीं को, भीतर से हम बहुत ठहरे हुए हैं। तो ये सब लगता ही नहीं कि कहीं भटक रहे हैं। बाहर बाहर तो भटकाव होता रहता, तो शारीरिक श्रम है ये। अच्छा, इस जर्नी की कोई ऐसी बात, खास बात जो आज तक जहन में घर कर गई हो, या फिर कहीं जाते हो, आते हो, बैठे हो, वो बात कभी भी याद आ जाए? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जीवन में ही ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे बार बार याद आती हो किसी भी तरह से। और इस जर्नी की एक खासियत यह है, इस पूरी जर्नी की, कि इस पूरी जर्नी में आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, खुशी खुशी है। क्या बात है, बहुत शानदार। आनंद सर, नहीं वाकई, मतलब एक जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना किसी इंसान से मिलने के बाद, जो लगता है कि हाँ भाई इस इंसान के पास बैठ करके एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिल रही है, या फिर मुझे मिल रही है, तो वो आपके अंदर सर है। मैं पहले भी आपसे लपेटे में नेताजी जो आप कार्यक्रम करते थे, मैं वहाँ पर दर्शक के रूप में गया हुआ था। जी जी। और वहाँ से आपसे, सुदीप भोला जी से और फौजदार साहब जी से, उन सब से मुलाकात हुई थी। तो वो तो एक ऐसा हो गया कि क्षण भर का पल हो गया कि भाई मिले और हाय हेलो सर के साथ की, सेल्फी ली और चले गए। लेकिन आज जो बैठने का मौका मिला है और आज आपको जानने का जो मौका मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज पता चल रहा है कि शंभू शेखर जी कैसे बने। धन्यवाद। है ना। अच्छा सर, आपने, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि तमाम विलाप होते हैं एक दूसरों के चेहरे पर हंसी रखने वालों के पीछे। तो किन परेशानियों के साथ जूझ करके, जब जीवन में तमाम प्रकार की अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस रहती हैं और तमाम प्रकार के किस्से चल रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है जीवन में, उनके बावजूद भी स्टेज पर जाकर लोगों को हंसाना, लोगों के चेहरे पर हंसी परोस देना, ये कैसे? मतलब भाई आप, एक सिंपल सी बात है, मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ। आप एक राजमिस्त्री को बुलाइए और उससे आप कहिए कि भाई ये दीवार बनानी है, वो कितनी भी परेशानी में होगा लेकिन वो दीवार सीधी ही बनाएगा, टेढ़ी उससे बनेगी नहीं, क्योंकि ये उसके काम का हिस्सा है। कितना भी कुछ चल रहा हो, हम स्टेज पर जाएंगे तो हम स्टेज के हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे काम का हिस्सा है। क्या बात है। अच्छा, ये हंसाने का जो प्रक्रिया आपने चुनी, क्या यही रीज़न था आपका? एक दो मुक्तक, मतलब एक मुक्तक की दो लाइनें मुझे याद आती हैं कि मैं किसी के चेहरे पर उदासी देख नहीं सकता, इसीलिए हाँ वो है इस ऐसा प्रकार का है। कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, हाँ। गम की बदलियों को भी खुशी छांटता हूँ मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। ये भी एक कारण कह सकते हो। देखो, कविता तो आदमी वही लिखता है अंततः जो जीता है, जो वो जीता है, जो वो देख रहा होता है। आप किसी को वही दोगे जो आपके भीतर है। बिल्कुल। जो आपके भीतर नहीं है वो आप नहीं दे सकते। तो इसलिए जो आपके पास है ना, अब अपने पास हाथ से है तो अपन हाथ से देते हैं। अच्छा, कवि सम्मेलन की भी एक राजनीति होती है, मंचों की भी एक राजनीति मुझे मैं इन सबसे बड़ा दूर हूँ। कभी शिकारी बने आप भी उनका? ना, मतलब जैसे कभी नहीं, स्ट्रगल टाइम में ऐसा हुआ हो कि भाई नया लड़का है, या फिर कुछ भी नहीं, आज तक नहीं, कभी नहीं। राजनीति होती है नहीं होती मुझे ये भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ आपको। कवि सम्मेलन में एक बहुत छोटी सी बात यह है कि जिस भी किसी कवि से आप मेरे बारे में पूछिए, उनको एक बात पता है कि विभिन्न विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति कवियों के साथ, कवि सम्मेलन के साथ खड़ा है तो वो मैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे कवि हैं। तो मुझे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और राजनीति पता नहीं, मुझे कभी लगी नहीं। भाई
किस भाई इस संस्थान के सबसे बड़े कवि सुरेंद्र शर्मा जी मुझे बुलाते हैं, डॉक्टर हरिओम पवार जी बुलाते हैं, कुमार विश्वास जी का स्नेह मिलता है, शैलेश लोढ़ा जी ने मुझे टीवी पर कम से कम दर्जनों बार बुलाया। उनके सभी प्रोग्राम का पहला एपिसोड मैं करता था। क्या बात है। पहला एपिसोड मैं करता था। वाह वाह क्या बात। जब उन्होंने शुरू किया उसका पहला एपिसोड मैंने किया, दबंग का पहला एपिसोड मैंने किया, छुपा रुस्तम का पहला एपिसोड मैंने किया, और फिर उसके बाद एक चैनल पे लेकर के आए थे वो, उसका मैंने पहला एपिसोड किया। तो उसके बाद भी कई एपिसोड करता रहा। तो उनका एक अपना रोल है। अरुण जैमिनी जी बुलाते रहे, अशोक चक्रधर जी बुलाते रहे। ऐसा कोई भी कवि, कोई भी गुट, कोई भी लोग, कोई भी विचारधारा आपको जानकर हैरानी होगी। मैं एक ही हफ्ते में कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के कार्यालय में चाचा नेहरू के जन्मदिन का कार्यक्रम करता हूं, और ठीक उसी हफ्ते में मैं भाजपा प्रदेश बिहार के कार्यालय में अटल जी के जन्मदिन का कार्यक्रम करता हूं। क्या बात है। फिर उसी कुछ दिनों में मैं सपा के चौधरी साहब बलिया के पूर्व सांसद, उनका कार्यक्रम करता हूं। मुझे कोई भी व्यक्ति मुझसे परहेज नहीं करता। क्या बात है। क्योंकि हंसी से किसी को परहेज नहीं है। बड़ी बात। अच्छा सर, मैं एक तस्वीर मैंने आपकी देखी थी, वो तस्वीर बड़ी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और सभी तस्वीरों में सबसे ज़्यादा कमेंट्स, सबसे ज़्यादा लाइक, सबसे ज़्यादा शेयर उस तस्वीर पर थे। और वो तस्वीर थी आपकी फौजदार साहब जी के साथ। अरे हम जब मिलते हैं शंभू और सरदार, यस, दर्शकों को भी दिखा दो। मैं दिखाऊंगा सर। शंभू और सरदार की जोड़ी अद्भुत है। हाँ, तो सर इसकी कमेंट पढ़कर आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। मतलब ये तो कुछ नहीं, मैं तो गया एक बार, मैं आपको बताऊं, मैं गया तंजानिया में जाके मैंने एक फोटो डाली, फोटो खींची, किसी से खिंचवाई मैंने, और मैंने डाला कि काला देखन में चला, काला मिला न कोई, जो देखा तंजानिया मुझसे गोरा न कोई। ये मैंने डाल दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, अगले दिन सोशल मीडिया पे युद्ध छिड़ गया उस फोटो के कमेंट्स बॉक्स में। लल्लन टॉप ने स्पेशल शो किया उसके लिए। क्या बात है। नहीं देखिए, मैंने इसकी कमेंट पढ़ी ना सर, तो मैं मतलब काफी देर तक हंसता रहा। पहली कमेंट देखिए, पहली कमेंट जब वो वाले, ये फोटो के बाद इस फोटो के नीचे, जोड़ी लाजवाब है, अब घर बसा लीजिए। कमेंट ऐसे नहीं पढ़े जाते। आता नहीं तो पढ़ना कमेंट। अच्छा, तुमने स्क्रीनशॉट निकाल रखा है। ओहो, इसको देखो, ये कमल कुमार कह रहे हैं, जोड़ी लाजवाब है, अब घर बसा ही लीजिए। एक पंकज जैन, 377 का मामला तो नहीं है कभी बार। अब एक कलुआ का हलवा बनाने की तैयारी में सरदार जी, फिर ऐसे रो रहा है, केक बना के दे रहा है। तो ये तो आपने स्क्रीनशॉट कर रखा है। इसमें देखो बहुत अच्छा हंसराज जी ने भी कर रखा है। हाँ, मैं देख रहा था, यही देख रहा था। बड़े सिंगर हैं हंसराज जी, उन्होंने कर रखा है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमयी हो। तो मंगलमय नहीं, मंगलमयी। अच्छा, एक तस्वीर और थी। अक्सर जब आप कुछ मंचों पर कुछ कवित्रियों के साथ रहते हैं, तो उसमें भुवन मोहिनी जी थी, और कुछ एक दो मतलब कवित्रियां थी, तो उसमें भी बहुत शानदार कमेंट्स आई। हाँ, ये सब मैं जानबूझ के करता हूँ। और सबको पता है मैं जानबूझ के करता हूँ, और इससे लोगों को आनंद आता है, और उनको भी कोई तकलीफ नहीं होती है। और जिसके साथ भी फोटो डालता हूँ, पहले उससे इजाजत ले लेता हूँ। ये जरूरी भी है सर। हाँ भाई, बहुत आवश्यक है आजकल के दौर में। बहुत बिल्कुल। तो सर अंतिम की तरफ बढ़ते हैं, और थोड़ा समापन की तरफ चलते हुए, आने वाली जमात के लिए कुछ संदेश देना चाहें? पहले तो जाने वाली के लिए मैं दे दूं। हाँ भाई, जाने वालों, इस दुनिया को ऐसा छोड़ के जाना जैसा तुम्हारे जाने वालों ने तुम्हें दिया था। क्या बात है। और आने वालों से निवेदन करूंगा, हम लोगों ने इस दुनिया में बहुत ज़्यादा हमने इस दुनिया को बिगाड़ा है। हमने पर्यावरण को बहुत ख़राब किया है, हमने जलवायु को बहुत ख़राब किया है, हमने वायु को बहुत प्रदूषित किया है, हमने जल को बहुत ही ज़्यादा दूषित किया है। हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं, और जो काम हम नहीं कर पाए वो आप करिएगा, ये मैं आपसे संदेश देता हूँ। इस देश को, इस पर्यावरण को, इस इन्वायरमेंट को, इस
पंच तत्व को आप लोग पुनः वैसा करिएगा जिस अवस्था में ये आज से 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल पहले थी। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज सर को सुना, यूं ही जीवन में हंसते रहिए, हंसाते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।